दोस्तों नमस्कार एंड जय हिंद। वेलकम टू ऑल वेदांता जूनियर आईएएस फाउंडेशन। तो मैं भूषण भूसारी फिर से एक बार मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत कर रहा हूं आप सभी का। तो मित्रों, आज जैसे मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, हम लोग आज के सेशन में निबंध के प्रश्न पत्र पर डिस्कशन करेंगे। तो सामान्य तौर पर निबंध का जो प्रश्न पत्र है 2018 से लेकर 2000 लगभग 22-23 तक का अगर निबंध की प्रकृति को मित्रों हम देखें तो सामान्य तौर पर बहुत टफेस्ट निबंध पूछा जाता था। तो उसका लिंकअप कर पाना मुश्किल हो जाता था विद्यार्थियों के लिए। तो इसके बारे में यूपीएससी पर कई बार टीका टिप्पणियां भी हुई। तो जैसे मैंने सुबह के इसके पहले सेशन में भी बताया है कि इस बार थोड़ा सा यूपीएससी लिबरल हो चुका है इस मामले में, और ऐसे में भी ये झलक दिखाई देती है। तो जैसे कि आपने जीएस के पेपरों को देखा होगा, लगभग जनरलाइज कर दिया है पेपर। सामान्य तौर पर ऐसे पेपर में रैंक हासिल करने लायक नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सभी बोल रहे हैं कि पेपर आसान था, सरल था, लेकिन आपको एक बात यहां स्पष्ट कर देना मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं, और वो ये है कि जितना प्रश्न पत्र टफ होता है तो कट ऑफ लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, और जितना जनरलाइज पेपर हो जाएगा तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस मामले में बढ़ती है कि आपके पास औरों से बेहतर ऐसा कंटेंट होना चाहिए कि जो औरों की तुलना में आपको नंबर ज्यादा प्राप्त कर सकने में हेल्प करे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ठीक इसी प्रकार की झलक इस पेपर में भी हम लोगों को देखने को मिलती है। तो वन बाय वन शुरू किया जाए आज का सेशन बिना देरी किए। तो मित्रों, सबसे पहला खंड ए का निबंध था। तो 1000 से 1200 शब्दों में निबंध लिखने होते हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। खंड ए में जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है क्या क्या लिखना चाहिए था उसके डायरेक्ट एक जो है लिखित पीडीएफ ही बनाया है कि आपको प्रत्येक 8 निबंध की हम चर्चा करेंगे, और निबंध की शुरुआत, उसके बाद उसका मुख्य जो ढांचा है, और अंत में निष्कर्ष कैसे निकालने हैं। तो हर एक के ऊपर कुछ बिंदुओं पर मैंने यहाँ चर्चा की है। मैं टेलीग्राम पर टोटल पीडीएफ भी डाल दूंगा, इसको आप डाउनलोड करके अपने आगे की दिशा को तय कर सकते हैं। खास तौर से भविष्य में जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण प्रयास होगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी चीजों की डिस्कशन हम बाद में करेंगे ही। तो जंगल सभ्यताओं से पहले आते हैं और रेगिस्तान उसके बाद आते हैं। सामान्य तौर पर मित्रों इसमें था कि ये जीवन चक्र के संदर्भ में निबंध था। जैसे प्रकृति का हर चक्र चलता है, जैसे कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, क्रेब्स साइकिल है, ठीक उस साइंटिफिक अप्रोच पर यह निबंध था। तो सभ्यताओं से पहले जंगलों का निर्माण होता है, और सभ्यताएं जब विकसित हो जाती है तब रेगिस्तान का निर्माण होता है। फिर हम पेड़ लगाने के पीछे लग जाते हैं, जैसे कि अभी हमारे देश में 50 सालों से यही कार्यक्रम चल रहा है ना। तो 1 लाख वृक्ष लगाओ, फलाना फलाना, बहुत राज्यों की भी योजना है, केंद्र की भी योजनाएं हैं। तो इस चक्र को जो इंटरप्शन हुआ है सभ्यता की विकास की प्रक्रिया में, उसको दोबारा रिसाइकिल कैसे करना है। तो ये सामान्य तौर पर अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें, इसमें कई दृष्टियों का आप जो है ध्यान रखकर निबंध लिख सकते हैं। आर्थिक विकास और वृद्धि की प्रक्रिया को ध्यान में रखकर भी कर सकते हैं, जिसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रोसेस में हमने सामान्य तौर पर पूरा वर्ल्ड वाइड इसको स्वीकृत किया है, जिसको इको फ्रेंडली कहते हैं। अभी अभी गणेशोत्सव हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों को हम विसर्जित नहीं करते, मिट्टी के गणपतियों को हम विसर्जित कर रहे हैं। ये क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इको फ्रेंडली था। इस एग्जाम्पल के आधार पर भी आप शुरुआत कर सकते थे। दूसरा, फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर याद रखोगे तो इंसान का जो जीवन चक्र है, तो इसमें मुख्य बिंदु था इकोलॉजिकल इथिक्स, पर्यावरणीय नैतिकता को दृष्टिकोण में या ध्यान में रखकर इस निबंध की शुरुआत हम कर सकते थे। तो इस निबंध का मूल तत्व यह है
कि उद्धरण के प्रतीकात्मक अर्थ अर्थात सभ्यताओं के जीवन चक्र को प्रतिबिंबित करने के संबंध में रूपक के साथ निबंध को विस्तार देना था हमको। प्रकृति की भूमिका क्या है, इस मुद्दे को हमको लेना था। इसके बाद अभिशामन का महत्व क्या है, कि प्रचलित सामाजिक मूल्य सभ्यता की प्रथाओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो जैसे एकाध प्रभावी और लोकप्रिय नेतृत्व सतत विकास को बढ़ावा दे सकता है, जबकि दोषपूर्ण अभिशासन संसाधनों के कुप्रबंधन और सामाजिक पतन के कारणों में सहभागी हो सकता है। आर्थिक गतिशीलता वर्तमान में काफी महत्वपूर्ण विषय था। इन सबको ध्यान में रखकर मिलीजुली प्रतिक्रिया के साथ इस निबंध को हम आराम से लिख सकते थे। नंबर सेकंड है ना, आपको जो है निबंध यहाँ पर दिया है कि भविष्य के साम्राज्य मस्तिष्क के साम्राज्य होंगे। सीधी सीधी भूमिका है वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, क्योंकि अब तक दुनिया सिर्फ शस्त्रों और परमाणु बम के आधार पर लड़ी है और अब तक लड़ती रही है। लेकिन आगे का जो भी युग होगा तो निबंध का सारांश प्रस्तुत करना था। शक्ति और प्रभाव के नए मापदंड के रूप में भौतिक संपत्ति में बौद्धिक प्रभुत्व की ओर बदलते प्रतिमानों का संक्षेप में उल्लेख करिए। अधिक समतापूर्ण और समृद्ध वैश्विक भविष्य हेतु बौद्धिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने पर एक दूरदर्शिता का परिप्रेक्ष्य इसमें हम लोगों को लिखना था और निबंध को समाप्त करना था। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जांपल देकर जो है कि भविष्य में जैसे कि यूएस में स्वास्थ्य सेवा के संदर्भ में काफी विकास और काफी डेवलपमेंट एआई के माध्यम से हो पा रही है। तो उस एग्जाम्पल को भी आप ले सकते थे यहाँ पर और अपने निबंध को आराम से पूरा कर सकते थे। ठीक है। नंबर तीसरा, प्रसन्नता का कोई मार्ग नहीं है, प्रसन्नता ही अपने आप में मार्ग है। जिस प्रकार से एथिक्स में हम देखते हैं सत्य निष्ठा, ट्रुथफुलनेस एक कंटेंट दिया हुआ है हमको। सत्य निष्ठावान या अनिष्ठावान होता नहीं है, विशेषण रूपक नहीं होता, उसको विशेष नहीं लगता है। सत्य सत्य होता है, चाहे अंधेरा कितना भी हो, सत्य उस प्रकाश की तरह है कि जो निष्ठा होने पर प्रकट नहीं होता और अनिष्ठा होने पर प्रकट नहीं होता। सत्य सत्य होता है। ठीक, प्रसन्नता अरबों में भी नहीं हो सकती और प्रसन्नता 2 रुपए कमाकर भी प्राप्त हो सकती है। तो एलन मस्क की लड़की जो अभी अपने बाप के खिलाफ कुछ की है ना, तो आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा। तो एलन मस्क के पास पैसा का कमी है, तो खरबों रुपया होने के बावजूद भी प्रसन्नता को आप खरीद नहीं सकते। और 500 रुपए रोज कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर भी अपने जीवन में सुखी हो सकता है। तो प्रसन्नता जीवन जीने का दृष्टिकोण है, साधन नहीं है। तो ये साध्य भी नहीं है, साधन नहीं है तो साध्य नहीं हो सकता। साध्य करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। तो गलती हमारी यहां पर समझने में हो जाएगी कि प्रसन्नता अपने आप में एक नैतिक कंसेप्ट है या एक हैप्पीनेस इंडेक्स का वो कंसेप्ट है जहां से आदमी को संसाधनों की व्यापकता या अभाव से खुशी नहीं मिलती। उसका अंतर मन अगर खुश होगा या प्रसन्न होगा तो संपूर्ण जीवन प्रसन्न हो सकता है। तो ये मूल तत्व में विचार क्या है कि प्रसन्नता जीवन यात्रा में ही समाविष्ट है, न कि एक इसको अलिप्त करके या अलग करके देखा जा सकता है। तो एक दार्शनिक आधार पर गहनता से विचार करना था हमको। और यही कंसेप्ट यह सुझाव भी देता है कि प्रसन्नता वर्तमान क्षण में जीवन की प्रक्रिया में मिलनी चाहिए, न कि विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के बाद किसी दूर के भविष्य में। तो आईएएस बन जाइएगा, वो तो एक अल्टीमेट हम लोगों का अचीवमेंट है, लेकिन इस जर्नी में जो आपको वहां तक पहुंचाएगी, ये पढ़ाई करने में अगर प्रसन्नता मिल रही है आपको, तो ये उद्धरण जो है आप उस स्तर पर अपने स्वयं के चरित्र पर बिठा सकते हैं। यही इस निबंध का अर्थ था। समय के साथ प्रसन्नता का विकसित होना भी एक विचार है और इसमें चर्चा करना था कि विभिन्न संस्कृतियों और ऐतिहासिक दार्शनिकों ने प्रसन्नता को कैसे समझाया है। तो अरस्तु के यूडेमोनिया की अवधारणा, जहां खुशी प्रसन्नता जीवन का उद्देश्य है, भारतीय दर्शन के धर्म अर्थ काम और मोक्ष एक पूरी तरह से कंप्लीट प्रसन्नता के जीवन के पहलू है। तो हर 25 साल के बाद में प्रत्येक चरण में
प्रसन्नता का जो एक इमोशनल और फिजिकल कोरिलेशन हम लोगों ने 4 पुरुषार्थों के तहत दिया था, वो प्रसन्नता आदमी के जीवन में वास्तविक धरातल पर उतरे, इसी बात का प्रमाण था। उसके बाद अगर आप चलेंगे, चौथा निबंध है कि प्रश्न पूछने वाला ही विज्ञान का सच्चा सिपाही है। यहां पर भी सोक्रेटिस का कथन बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे कि एकमात्र वास्तविक ज्ञान यह जानना है कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। इसके साथ निबंध का प्रारंभ करना था हमको, क्योंकि जहां पर आपने समझ लिया कि मैं सब कुछ जान गया हूं, वहां विज्ञान की खोज पूर्ण हो जाती है। जैसे कि अभी इस्लाम के मामले में है कि मोहम्मद ने जो कह दिया उसके बाद कोई प्रमाण नहीं है। सारे दुनिया में झगड़े फसाद होने का एकमात्र कारण है कि मोहम्मद के कहे गए कुरान के अंतिम शब्दों को मुस्लिम भाई प्रमाण मान रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये उसी के साथ हम जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप कुछ भी नहीं जानते या किसी को जान लिया, माना नहीं, जान लिया, समझ लिया कि बस यहीं पर है, यहां से आगे जीवन नहीं जाता है। लेकिन जीवन की गतिशीलता तो निरंतर चलती रहेगी। जहां पर भी इस प्रकार की रिजिडिटी आ जाएगी, वो विध्वंस का कारण हो सकती है। इसलिए एकमात्र वास्तविक ज्ञान यही है कि हम कुछ भी नहीं जानते। ये सोक्रेटिस का कथन था। यहां से हम अपने निबंध को आरंभ कर सकते थे और विषय वस्तु के साथ इसे संरेखित कर सकते थे। तो प्रगति वर्तमान मान्यताओं और प्रथाओं पर प्रश्न करने से प्रेरित होती है। वहां संदेह करना या प्रश्न पूछना वैज्ञानिक परीक्षणों का मूलभूत आधार होता है। जहां पर भी आप परंपरागत आधारों को, जैसे हम लोग सन त्योहार उत्सव मनाते हैं, हमारे बचपने में हम पूछते थे माँ बाप से। तो जैसे हमारे यहाँ नाग पंचमी मनाई जाती है, तो हम लोग हमारी दादी वगैरह से पूछते थे कि ये सन त्योहार क्यों मनाया जाता है। तो नाग के जो आपको मुंह होता है उस पर धरती है, ऐसा हमारी दादी उस वक्त कहती थी। और कहती थी कि आज जमीन में गड्ढे मत करना, हम लोग खेलने जब जाते थे तो नाग के शरीर को तकलीफ होएगा। तो इन प्रथाओं के या परंपराओं के फिर बाद में समझ में आ गया कि इन प्रथाओं में कुछ रखा नहीं है, तो आस्था कम हो जाती है, इंसान की विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि जो बताया गया था बचपन में वो झूठ निकला। समझ में आ रहा है? तो ठीक इस प्रकार से वर्तमान मान्यताओं तथा प्रथाओं पर प्रश्न करने से प्रेरित होती है, वहां संदेह करना या प्रश्न पूछना वैज्ञानिक परीक्षणों का मूलभूत आधार है। इसके साथ साथ ये भी बताना था कि विज्ञान में संदेहवाद की परिणति खोज और प्रगति की ओर मार्ग प्रशस्त करती है, तथा संदेह करने वाला निरंतर साक्ष्य और सत्य की तलाश करता है। सत्य की तलाश करने वाला मान नहीं लेता किसी कंसेप्ट को, वह उस कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिकलिटी को डिजाइन करता है और फिर किसी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि जैसे हमको लगा था कंप्यूटर हो जाएगा, फिर अभी एआई आ गया। अब ये इतना मल्टी लेवल सुपर कंप्यूटिंग है कि इसको क्वांटम कंप्यूटिंग कहा जाता है। सामान्य तौर पर इंसान के मस्तिष्क की क्षमता से ज्यादा कई गुना अधिक जो है एआई की कैलकुलेशन की या अल्गोरिदमिक कैलकुलेशन की क्षमता है। तो हम जहां बोलते हैं कि बस ये अंतिम हो गया, इसके आगे विज्ञान नहीं जाएगा। समझ आ रहा है? विमान की जब खोज लगी थी तो उसके बाद पता चल गया था कि बस इसके आगे विज्ञान नहीं जाएगा। फिर अब तो रॉकेट चला गया। और हुतियों ने अभी इजराइल के खिलाफ जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया है, तो 2100 किलोमीटर मात्र 11 मिनट में मिसाइल को दागा है इजराइल के तेल अवीव में। आप समझ सकते इस बात को, क्योंकि एरोप्लेन के बाद हमको नहीं लगा था कि इतना तेज गति से चलने वाला मिसाइल टेक्नोलॉजी भी विकसित हो सकता है। हमारा ब्रह्मोस भी उसी कैटेगरी का है। तो ये सारे एग्जाम्पल है, इनको ध्यान में रखकर हम लोग जो है इस प्रकार से संदेह से खोज पैदा होती है। अगर इंसान संदेह नहीं करता तो हम लोग आज भी उसी स्टोन एज में होते जहां हम 3800 साल सबसे ज्यादा पीरियड रहे। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस निबंध को आपको आधार बनाकर लिखना था। खंड बी में पहुंचते हैं। खंड बी में बहुत अच्छे अच्छे निबंध पूछे हैं। इतने अच्छे विषय जो है यहाँ पर लिखे हैं कि सोशल मीडिया युवाओं में छूटने का डर पैदा कर रहा है, जिसके कारण उनमें अवसाद और अकेलापन यहां बढ़ रहा है। इतना अच्छा निबंध जो है शायद ही अब तक यूपीएससी कभी पूछा होगा।
तो सबसे बड़ी बात ये लकी लोगों के लिए स्टेटमेंट है, जो सोशल मीडिया में सारी दुनिया हरी दिख रही है जिनको, और ये एक मिथक बना ले रहे कि मेरे से ज्यादा लोगों के जीवन में कितना सुख है। जैसे मैंने अभी एलन मस्क की लड़की का एग्जांपल बता दिया बेटा, समझ में आया। मर्लिन मनरो नाम की एक आपको हॉलीवुड की हीरोइनी थी, और जॉन एफ कैनेडी जैसा आदमी इसके प्रेम में गिर गया था। और जब ये मरी, इसने सुसाइड किया बाद में, मर्लिन मनरो, आप सर्च करेंगे पता चल जाएगा। और जब ये मरी तो इसने लिखा कि ये दुनिया जीने लायक नहीं है। अब बताइए, हॉलीवुड की हीरोइन है, अरबों खरबों डॉलर जिसके पास होंगे, जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उसके जैसा आदमी इसके प्रेम में अगर पड़ जाता है तो आप समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो हम लोग सोशल मीडिया पर लोगों को देखते हैं, स्नैपचैट पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि लोगों के जीवन में बहुत सुख चल रहा है। तो किसी गणपति के पंडाल में चले गए, वहां पर शिव जी का मूर्ति था, फोटो खिंचवाए, स्टेटस में लगा दिया, फेसबुक पे चिपका दिया, वीडियो बना लिए। या किसी डैम पर चले गए, मौज मस्ती कर रहे, घर का बेसन और रोटी लेके गए थे। समझ में आ रहा है। लेकिन रिश्तेदारों को या देखने वाले को, दोस्तों मित्रों को, यह लगता है कि यार लोगों के जीवन में कितना सुख है, मेरा जीवन देख लो, इससे मेरे जीवन से कुछ छूट रहा है। इसका एक अवसाद, मनोवैज्ञानिक दबाव उस व्यक्ति के, या तो इसमें यह है कि आपके अंदर इनके सुखों को देखकर जो है एक जीलसी का भाव एलिमिनेट हो जाना चाहिए। नहीं तो दूसरा उपाय यह है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहना चाहिए। लेकिन आज के युग में सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहना ही पड़ेगा हमको। तो यहां पर बात वही आती है कि कमजोर दिल वाले इस फिल्म को ना देखें, तो कमजोर दिल वाले सोशल मीडिया पर एक्टिव ना रहे। और खास तौर से हमारे रिश्तेदारों के जो प्रोफाइल्स है या उनके रील्स है, उनको तो बिल्कुल भी ना देखे। तो यही इससे हमको सीख मिलती है। तो सोशल मीडिया की क्यूरेटेड सामग्री इसकी लत लगाने वाली प्रकृति के साथ संयोजित होकर कुछ छूट जाने के डर को बढ़ा रही है, जिससे युवाओं में अवसाद और सामाजिक अलगाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं विकसित हो जा रही है। तो सामान्य तौर पर एक साइकोलॉजी के या आपको एंग्जाइटी का निबंध था। छूट जाने का डर क्या है भाई? एक मनोवैज्ञानिक घटना है कि चर्चा कीजिए कि सोशल मीडिया लगातार आदर्श जीवन संस्करण प्रस्तुत करके छूट जाने के डर को बढ़ा कैसे रहा है, जिससे युवा स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। अपर्याप्तता और उपेक्षित होने की यह भावना असंतोष के एक सतत चक्र को जन्म देता है। इससे या तो एक बार आदमी विद्रोही हो जाएगा, गुनाहगार हो जाएगा, नहीं तो आत्मघात यानी सुसाइड कर लेगा। दो ही उपाय है, तीसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए मानसिक विकास की प्रक्रियाओं को बहुत हम लोगों को विकसित करने की आवश्यकता है। भौतिक विकास के लिए बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मनोवैज्ञानिक विकास के लिए हमारे देश में ना तो कोई स्कूल है, ना तो कोई कॉलेज है, ना तो कोई काउंसिलर है, ना तो कोई इंस्ट्रक्टर है। तो सामान्य तौर पर स्कूल कॉलेजेस में सोशल मीडिया के प्रति इस प्रकार का कोई एक पद निर्माण करना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर, सुझाव के तौर पर आप ये इस निबंध में लिख सकते थे। चल नेक्स्ट, सॉरी, ऐसे नंबर 6 है, लगभग सभी मनुष्य प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के चरित्र के परीक्षण के लिए उसे शक्ति प्रदान करके देखिए। यह अब्राहम लिंकन का स्टेटमेंट है, जिसको यूपीएससी ने ऐसे में अपने हिसाब से सेट करके यहां पर दिया है। एथिक्स का पेपर है, लगभग मेरे ख्याल से 2016 का स्टेटमेंट दिया हुआ है। और यही स्टेटमेंट एज इट इज दिया हुआ है कि गरीब आदमी के चरित्र का अगर परीक्षण करना है तो उसे सत्ता देकर देखिए। तो ये इसी स्टेटमेंट का दूसरा पहलू था। तो ये पूछ चुका है, नया नहीं है। तो कभी भी किसी इंसान के चरित्र का परीक्षण करना है तो उसे पावर देकर देखिए, क्योंकि एक फेमस स्टेटमेंट है, पावर करप्ट्स मैन एब्सोल्युटली। और गरीब आदमी अगर पावर मिलने के बाद भी अपनी उस दशा को कायम रखे हुए हैं, जैसे अब्राहम लिंकन ने रखा, जैसे हमारे देश में एपीजे अब्दुल कलाम ने रखा कि एक सूटकेस लेकर गए थे राष्ट्रपति भवन में, एक ही सूटकेस लेकर निकले हैं। नहीं तो कुछ राष्ट्रपति हैं कि जिनको 5 साल में जो मिले गिफ्ट है वो ट्रकों में भरकर लेके गए हैं घर छोड़ने के बाद।
तो ये भी और ऐसी प्रवृत्तियां भी है ना देखने को मिलती है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल सेट भी कर सकते थे हम लोग। तो गरीब आदमी की सही में तो आम आदमी पार्टी इसका एग्जाम्पल है। मतलब रिक्शे वाले लोगों को टिकट दे दिया, एमएलए हो गए, मंत्री हो गए, फिर क्या हुआ आप सभी जानते हैं। समझ में आ रहा है। तो गरीब आदमी को सत्ता के उस सिंहासन पर पहुंचाने के बाद किस प्रकार का एटीट्यूड और व्यवहार में बदलाव होता है उसका परीक्षण यहां पर हो जाना चाहिए। तो ऐसे कथानक या उदाहरण से निबंध की शुरुआत कीजिए जो यह दर्शाता हो कि कैसे अच्छा चरित्र प्राय कठिन समय में प्रकट न होकर तब प्रकट होता है जब किसी को शक्ति या अधिकार दिया जाता है। ऐसी स्थिति दर्शाती है कि अधिकांश लोग चुनौतियों का सामना तो आसानी से कर सकते हैं, किंतु उनकी ईमानदारी और मूल्यों की असली परीक्षा तब होती है जब उनका दूसरों पर नियंत्रण होता है या वह व्यक्ति प्रभावशील होता है। वो व्यक्तित्व प्रभावशील जब हो जाता है सत्ता से, पैसा से, धनबल से या और किसी कारण से, तो असली चेहरा, असली चरित्र, असली चाल तो तब पता चलती है कि जब इंसान के हाथ में इस प्रकार की कोई चीज आ जाए। क्योंकि जब वो इंसान पावरहीन होता है, सत्ताहीन होता है, तो कुछ दमित भावनाएं उसके अंदर होती है। आधुनिक मानस शास्त्र कहता है कि इंसान कुछ भी नहीं है, ये सप्रेशन ऑफ फीलिंग का पुतला है। और आधुनिक साइकोलॉजी तो ये भी कहती है कि 90% लोग अगर पागल है दुनिया में तो ये सप्रेशन ऑफ फीलिंग की वजह से है। ये सप्रेशन फीलिंग्स का किसी भी प्रकार का हो सकता है, लव का हो सकता है, सैडनेस का हो सकता है, दमन का, है ना, या आपको जो है सतत दबाया गया है। तो दाऊद इब्राहिम का जो कैरेक्टर है तो उसके मामले में आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये चीजें समझ में आ जाएगी तुमको। तो इस तरीके से कुछ चरित्र को ध्यान में रखकर हम लोगों को इस निबंध की शुरुआत और इसकी समाप्ति करनी थी। इस पेपर का सबसे अच्छा निबंध अगर मेरी पर्सनल राय में कोई पूछे तो ये 7वें नंबर का निबंध मैं कहूंगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। और अगर आज मैं एग्जाम दे रहा होता तो मैं सेक्शन बी से इसी निबंध को चुनता। मित्रों, टाइटल है कि व्यापक परिणाम वाले सभी विचार हमेशा साधारण ही होते हैं। अब आपने एक हॉलीवुड में पिक्चर देखी होगी, बटरफ्लाई इफेक्ट, सभी जानते हैं, बहुत अच्छी सिनेमा है, आप देख सकते हैं। और बॉलीवुड में, हिंदुस्तान में भी इसके ऊपर सिनेमा बन रहा है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, वरना मैं फिल्म का नाम भी बता सकता था आपको। तो सामान्य तौर पर एडवर्ड लॉरेंज नाम के मौसम विज्ञानी थे जिन्होंने पहली बार तितलियों पर जो है स्टडी करके मौसम में होने वाले परिवर्तनों का आकलन कई दिनों तक किया ऑब्जर्वेशन के आधार पर। तो जैसे तितली के आकार में, तितली के पंखों में जैसे जैसे वृद्धि होती है, तो ये कहते हैं कि मौसम में अस्थिरता के साथ साथ तूफानी मौसम में परिवर्तन तक तितली के आकार में होने वाली वृद्धि के साथ साथ देखे गए हैं। ये छोटा सा विचार जो है आज बटरफ्लाई इफेक्ट तक पहुंच चुका है और इसकी काफी चर्चा जो हो रही है। और इसको जो है टाइम जोन में, टाइम मशीन में भी डालकर देखने की प्रक्रिया शुरू हो गई है पूरी दुनिया में। जहां आइंस्टीन ने इस प्रयोग को आत्मसात किया था, उसके बाद साफ आसमान से लेकर अस्थिर मौसम या भयंकर तूफान तक के मौसम भी यहां पर किए गए हैं। विकिपीडिया में टोटल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा इस चीज का। इससे भी बेटर एग्जाम्पल अगर आपको ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या ऐतिहासिक बुद्धिमत्ता है हमारी, तो कंस्टेंटिनोपल का पतन आप देख सकते हैं कि छोटी सी घटना के तरफ नजरअंदाज कर देने से कंस्टेंटिनोपल का पतन हुआ। इतना बड़ा साम्राज्य जो है पूरी तरीके से नेस्तनाबूत हो गया। तो व्यापक परिणाम वाले सभी विचार आरंभ में साधारण ही दिखाई पड़ते हैं। तो इन दो एग्जाम्पल से आपको अपने निबंध की शुरुआत करनी चाहिए थी। और यहां पर मैंने लाओत्से का भी स्टेटमेंट दिया है, ये जानबूझ के साइड में रखा था ताकि मैं इसको समझाकर आपको दे सकूं। तो इन दो एग्जाम्पल के साथ लाओत्सु को, कन्फ्यूशियस की जो फिलॉसॉफी है
उसके साथ भी आप अटैच करके इस एग्जाम्पल को दे सकते थे और निबंध को लिख सकते थे। चला जाए, नंबर 8वां निबंध है। तो गलत होने की कीमत कुछ न करने की कीमत से कम है। तो ये तो आप सभी को पता होगा, हमने बचपन से इंग्लिश में यह कहावत सुनी है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ न करने से बेटर है कि कुछ करिए। समझ में आ रहा है। और जावेद अख्तर ने भी बहुत अच्छा एक शेर लिखा हुआ है, असल में पूरी गजल है, उनमें से ये 2 स्टेटमेंट हम हमेशा सुनते हैं कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, देख कर तुमको सोचता हूं मैं क्या किसी ने तुम्हें छुआ होगा। तो जावेद अख्तर साहब की गजल की 2 पंक्तियां है ऊपर की, और इस पंक्ति का मतलब है टोटल कि एक्सपीरियंस कुछ नहीं होगा तो कम से कम अनुभूति तो होगी, और अनुभूति से परिपक्वता की या परिपक्व व्यक्तित्व की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कुछ न कर पाने से बेटर है। तो गलत होने के डर से अगर हम निठल्लों की तरह बैठे रहे तो ये हमारी पौरुषत्व पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाली मानसिकता और हमारा आचरण तथा व्यवहार हो सकता है। ऐसा इस निबंध का अर्थ था। इसीलिए जीवन जीने के लिए कुछ लक्ष्य से प्रेरित हो पाने की प्रेरणा ये स्टेटमेंट हमको देता है, और इस कंसर्न में इस पूरे निबंध को हमने लिखना था। तो जावेद अख्तर साहब की इस 2 लाइनों से हम इस निबंध की शुरुआत कर सकते थे। और विंस्टन चर्चिल का कथन भी था कि सब कुछ करने की प्रतीक्षा करते हुए कुछ न करने से कुछ करना बेहतर है। तो ये विंस्टन चर्चिल का भी स्टेटमेंट इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते थे। तो जोखिम उठाना, निर्णय लेना, भले ही इसमें गलती की संभावना हो, अक्सर प्रगति की ओर लेकर जाता है। इसके विपरीत, जैसे कि आजकल शेयर मार्केट का बहुत ट्रेंड है, और शेयर मार्केट में वही लोग रिस्क उठा सकते हैं। आप देखते होंगे कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड का जब एडवर्टाइज आता है तो उसके नीचे डिस्क्लेमर आता है पहले, समझ में आ रहा ना। तो मार्केट रिस्क पर डिपेंड करता है, और यही आपको प्रगति का क्या बनता है। तो हमारे देश में कई ऐसे शेयर दलाल हैं जो कुछ कभी नहीं थे लेकिन आज समृद्ध हैं। तो रिस्क लेना भी, अब रिस्क लेकर आप कहां पहुंचेंगे तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। इस बात का उल्लेख कीजिए कि समग्र इतिहास में प्रगति उन लोगों के द्वारा की गई है जिन्होंने कार्य करने का साहस किया है। तो मित्रों, इस तरीके से 8वां निबंध जो है बहुत अच्छे विषयों को यूपीएससी ने इस बार दिया था, लेकिन निबंध का ये पेपर इतना आसान भी नहीं कहा जा सकता है। तो इस पेपर के तहत इसका पूरा एग्जामिन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि आपको पढ़ाई से ज्यादा आजू बाजू का बहुत अच्छा नॉलेज और पढ़ने की अगर आदत होगी, पढ़ने की अगर आपको जो है खुशी होगी, पढ़ने का अगर तुम्हें आनंद आता होगा, रीडिंग की आदत होगी, तो आप बहुत अच्छा निबंध में करके आ सकते हैं, औरों से बेटर करके आ सकते, औरों से अच्छे एग्जाम्पल्स यहाँ पर सेट कर सकते। और आधुनिकता के साथ अगर इन सारे एग्जाम्पल्स को हम करंट के साथ जोड़कर अगर प्रेजेंटेशन को कोरिलेटेड करने की भाषा पर थोड़ी सी आपकी जो है पकड़ है, शब्दों का बहुत सही चयन करके आप लिख सकते हैं, तो निश्चित तौर पर मित्रों आपको बहुत अच्छा नंबर इस पेपर में आने वाला था या आ सकता है। तो भविष्य में या अगले साल जो भी लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे मेरा प्राय निवेदन यही है कि पढ़ाई के साथ साथ कीन रीडिंग या कुछ दूसरे विषयों का जिसमें भी आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो उस निबंध को या उस पढ़ने की कला को या पढ़ने की आदत को बनाए रखिए। आजकल हमारा पढ़ना और लिखने की आदत थोड़ा छूट गया है, तो इसको थोड़ा सा दोबारा हमें री इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इतना भी कर लीजिएगा तो भी आराम से अगले साल का निबंध लगभग इसी प्रकार का होगा। सीधे क्वेश्चन नहीं होंगे, होंगे ट्रिकी होंगे, लेकिन उसके साथ आप आराम से डील कर सकते हैं। लेकिन डील करने के लिए आपके पास कुछ मेजर्स तो होने चाहिए, कुछ टूल्स तो होने चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स तो होने चाहिए कि कहां से हम अपने निबंध को शुरू करें, बीच वाले पार्ट में हम क्या डालें, निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे। ये एक जो है कॉमनली एक फ्लो प्रवाह आपके बोलने में या आपके लिखान में होना चाहिए, आपके प्रोसेस ऑफ थिंकिंग में होना चाहिए, जो आपको
वहां पर रिप्रेजेंट करें एग्जामिनर के सामने, तो इतना भी कर लीजिएगा, बहुत आराम से अच्छे नंबरों से आप ऐसे के अंदर अच्छे नंबर ला सकते हो। तो मित्रों, आने वाले समय में फिर से किसी अच्छे टॉपिक को लेकर जो यूपीएससी से रिलेटेड हो, बाकी तो करंट अफेयर्स चलता ही रहता है, बाकी भी है ना चलते रहता है, तो इसके साथ साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।